Yeah, go ahead, Archana. Uh, okay, good afternoon, everyone. This is Archana Bharti, and my topic is expansion consolidation of Delhi Sultanate. So, मेरे the reasons for Turkish success में कुछ like points missing थे. That's why I reframed it. And first of all, I'll give you all the reasons, and then I'll show like the mind map of this particular topic. Okay, this is a very important question. If seen from the exam's point of view, so make a note of that you like keep it in the mind of this thing. So सबसे पहले अगर हम कंटेम्प्रेरी ऑथर्स में देखें लाइक उस टाइम के जो ऑथर्स थे उस टाइम में, तो वहां पे हमें तबकाते नासिरी मिनहादो सिराज की, ताजुल मसीर, हसन उल निजामी एंड तारीख फरिश्ता बाई फरिश्ता, इस इन बुक्स में हमें मतलब थोड़ा बहुत इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है. ठीक है, और सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फक्र मुदाबिर का है, जो कि कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है. लाइक कंटेम्प्रेरी मतलब जो दिल्ली सल्तनत के टाइम लिख रहे होते हैं. ओके, सो फक्र मुदाबिर, एंड इसे मॉडर्न हिस्टोरियंस खालिक निजामी एंड सतीश चंद्रा ये सपोर्ट करते हैं. ओके, इस पॉइंट को. सो फक्र मुदाबिर क्या बोलते हैं कि जो तर्क का जो सक्सेस का रीजन होता है वो कैवेलरी आर्मी हम दे सकते हैं. Why? Because जो physical strength and the speed of horses जो उनकी रहती है ना, that was far better than the like क्योंकि Indians के पास elephants रहते हैं and infantry soldiers रहते हैं. ठीक है, so जो टर्किश का जो cavalry army रहता है that was far better than the Indian army. So and equipment required to maintain the cavalry army was not available in India. मिडिल ईस्ट, अरब और पर्शियन रीजन्स में ये आराम से मिल जाते हैं. ठीक है, हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए और जो एक अच्छा कैवेलरी मेंटेन करने के लिए जो चाहिए होता है ना इक्विपमेंट्स, वो मिडिल ईस्ट में आराम से मिल जाते हैं, बट इंडिया में वो अवेलेबल नहीं होते हैं. दैट इज वाई. और ये एक प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, फक्र मुदाबिर की, इसे लाइक बेस बना के कहीं मत लिखना, आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हो अपने आंसर को, बिकॉज दिस इज लाइक अ प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, उसके बाद सेकंड फक्र मुदाबिर क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम वॉरियर्स, एंड इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं लाइक मॉडर्न हिस्टोरियन में आचार्य जादूनाथ सरकार. सो ये हम जील ऑफ इस्लाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि लाइक जब इस्लाम आया था ना, सो उसकी वजह से एक यूनिटी एंड सोशल सॉलिडारिटी आ गई थी जो भी इस्लाम को फॉलो कर रहा था उसमें. एंड इस्लाम एक्चुअली इंस्पायर्ड देम टू बी द क्रूसेडर्स. मतलब जैसे कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें आप देखते हो कि लाइक होली वॉर जो होता है, ठीक है, वैसे ही इस्लाम में जिहाद होता था. सो उसके लिए मतलब सपोर्ट इस्लाम ने कहीं ना कहीं हेल्प की होगी. बट इसको मॉडर्न हिस्टोरियन निजामी, हसन निजामी, वो डिसएग्री करते हैं इस चीज से. ठीक है, ही सेज दैट ये थ्योरी ऑफ जो रिलीजियस इंस्पिरेशन थ्योरी है ये रॉन्ग है. ठीक है, एंड हियर ही सेज दैट common soldiers joined wars for livelihood or salary, and at that time there were a number of Turkish commanders or soldiers who until then did not embrace Islam as their religion. They were not at all aware of Islamic religious ideals. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट वो ये भी देते हैं हसन निजामी दैट पूरी तरह से वो एलिमिनेट नहीं करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट की पॉसिबिलिटी को. सो ही लाइक सेज दैट दिस कुड ओनली हैव बीन अ मेरे पासिंग मूड एंड नॉट अ परमानेंट ऑब्जेक्टिव और इंस्पायरिंग मोटिव ऑफ देयर कैंपेन. मतलब अगर हम रिलीजियसली देखें कि वो रिलीजियस कहीं ना कहीं उनको हेल्प किया होगा टर्किश सक्सेस में, तो ये एक पासिंग मूड हो सकता है, बट एक प्रॉपर परमानेंट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है. Definitely, very good. Definitely, very good. And Saurabh, the same Jadunath Sarkar told about the 18th century. Yes, sir. 18th century debate. Yes, sir. Yes, and in the fourth semester, you are going to start all these things. So, 18th century was the dark age. He told about the 18th century. Yes, Ashna, go ahead. Okay, sir. So the next मैंने जिसका पॉइंट रखा है those are British historians, जिसमें लेन पूल, विंसेंट स्मिथ एंड एल्फिंस्टोन ये आते हैं. ठीक है, सो हम एल्फिंस्टोन को लाइक पॉइंट में रख के बोलते हैं कि इन्होंने ना एक्सपर्टीज इन फाइटिंग के बारे में लाइक ये पॉइंट रख के इन्होंने टर्की सक्सेस का रीजन दिया है. सो एल्फिंस्टोन सेज एज हिज Muizzuddin Muhammad Ghori. Okay, so as his Muizzuddin's army was drawn from all the warlike provinces between the Indus and the Oxus and was accustomed
to contend with the Seljuks and the northern hordes of Tatars. We should not expect it to meet much resistance from a people naturally gentle and inoffensive, broken into small states and forced into war without any hopes of gain or aggrandizement. ये इसका मतलब होता है exaggeration for easy understanding of us. तो यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि लाइक क्योंकि जितने भी टर्क्स जो रहते हैं टर्किश इन्वेजन जो करते हैं दे हैड एक्सपर्टीज इन फाइटिंग इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, वो सेल्जुक के साथ वॉर करते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक्सपर्टीज इन फाइटिंग रहता है। और जो इंडियन में जो राजपूत रहते हैं दे वर लाइक ब्रोकन एंड इसकी वजह से दे डिड नॉट हैड एनी एक्सपेंशन के लिए कोई एम्बिशन नहीं था। बट इसी पॉइंट को हसन निजामी डिसएग्री करते हैं, इसका अपोज करते हुए बोलते हैं दैट दिस वुड लीव द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मुस्लिम रीजन्स बाय द मंगोल्स इन 1218-20 विदाउट इवन अ बैटल अनएक्सप्लेन्ड। Besides, Elphinstone ignores the fact that the Rajputs with whom the Turks had to contend were not in the least wanting in bravery, martial spirit and courage. हम जानते हैं कि राजपूत they were famous for their guerrilla tactics and for bravery and martial spirit. So यहाँ पे अगर Elphinstone बोलते ना that gentle and inoffensive थे इंडियन के लोग, तो it's like वो एक तरह से डिग्रेड ही हो गया, मतलब और ये मतलब बेसिक्स का हम नहीं दे सकते हैं। So यहाँ पे ना आई थिंक निजामी के साथ हम ज्यादा अग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैसिफिज्म इन इंडियंस। ओके, सो ये एक असर्शन ये भी मतलब लोग देते हैं पैसिफिज्म इन इंडियंस, मतलब लाइक एक्सपेंशन के लिए कोई एम्बिशन नहीं था इंडियंस के पास। अर्चना, गिव मी 10 सेकंड्स। एलिफिंस्टन जो हैं वो ये बोलने की वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि he was a British historian who wrote n+1 number of volumes about the history of India. I think sort of 20 volumes में इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को लिखा है, 20 volumes। और इनका मेन पर्पस था टू wrote about the imperialist perspective। तो यहाँ जो बात हो रही है ना कि वो राजपूत के बारे में बोल रहे हैं, so ये है that was the yes British construction about the different caste and the classes। so आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कब लिखा जा रहा है। ये 18th सेंचुरी में लिखा जा रहा है। वन पॉइंट, ये 18th सेंचुरी में लिखा जा रहा है और 18th सेंचुरी में हम एलिफिंस्टन है या 19th सेंचुरी में एलिफिंस्टन जब लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि इन्होंने 20 वॉल्यूम में हिस्ट्री ऑफ एक तो महाराष्ट्र लिखा है, और तो इस तरह से हम दे वर द implicit historians। yes, well done Archana, go ahead। The next assertion is pacifism of Indians, right? Like Indians के पास expansion जैसे feudalism में divide हो गया था ना feudal states में, so they did not had any ambition for expansion। ठीक है, ये एक assertion है, but यहाँ पे हसन निजामी इस चीज को like oppose करते हुए बोलते हैं the assertion that the Indians were defeated on account of the pacifism and hatred of war is not supported by historical facts। War as a Rajput profession and the history of India in the 11th and 12th centuries is one long story of internecine struggles, wars, conflicts and contents। मतलब राजपूत का तो प्रोफेशन ही वॉर था एंड दे हैड लाइक उनके लिए वॉर एक स्पोर्ट था। ठीक है, सो अगर हम बोलते हैं देयर वाज पैसिफिज्म इन इंडियंस तो वो एक पूरी तरह से रॉन्ग होगा एंड दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो ये एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। The next historian that is सर जादूनाथ सरकार। तो इनका बेसिकली ना इन्होंने इस्लाम को लाइक सेंटर में रख के इन्होंने बोला है कि इस्लाम की वजह से एक्चुअली जो टर्क थे ना वो लाइक दे वर एबल टू कॉन्कर इंडिया। सो पहला क्यों बोला था इन्होंने, वही कंप्लीट इक्वालिटी एंड सोशल सॉलिडारिटी, जिसे फख्र मुदाबिर भी लाइक सपोर्ट करते हैं। ठीक है, unlike India, the Turks were not divided into castes that were exclusive of each other। Then the next was absolute faith in God, मतलब एक अल्लाह था एंड उस पे लाइक जो अल्लाह बोलेगा वो उसके लिए हम वॉर पे भी जा सकते हैं। सो लाइक जिहाद जो था उस चीज का जो
पॉलिसी है, ठीक है, जिहाद का. सो एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज ड्रंकननेस. सो इस्लाम में ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड, एंड इसलिए ना वो ड्रिंकिंग से जो भी इस्लाम को फॉलो करता था उससे ड्रिंकिंग से उसे निकाला था इस्लाम ने. बट ऑन द अदर साइड इंडिया में हम क्या देखते हैं, दैट वाइन ड्रिंकिंग वाज द ruin of Rajputs, Marathas and other Hindu soldiers, and this made them incapable of far-sighted military planning, conducting surprises and even guarding their own camps with proper precaution. ये जादूनाथ सरकार क्लियरली बताते हैं, ठीक है, अपनी बुक में. So 1 minute, अर्चना, ये इस पे पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी जा सकती है. ये फैक्ट, और हम कितने सालों से फैक्ट पढ़े आ रहे हैं. जब से जादूनाथ सरकार ने 1950-60s में लिखा है, तब से हम इसको पढ़े आ रहे हैं कि राजपूत्स क्या थे, वो ड्रिंकिंग, नो मिलिट्री प्लानिंग, इनकैपेबल ऑफ द फास्ट साइटेड मिलिट्री प्लानिंग. तो यहाँ पे समझना चाहिए कि वी नीड मोर एक्सप्लेनेशन एंड हियर वी नीड रीराइटिंग. आपको वहाँ पे डेटा निकालना चाहिए कि इंडिया में उस समय जो अगर आप देखेंगे वाइन ड्रिंकिंग जो है उस तरह से फेमस था ही नहीं. आपको मैक्सिमम सोर्सेज में ये बात नहीं लिखती. पता नहीं इन लोगों ने कहाँ से सोर्स इकट्ठा किया जादूनाथ सरकार के. दो ही वाज ए गुड हिस्टोरियन, नॉट ग्रेट, लेकिन ये जो, और हम बस हर एक क्लास में हर एक साल ये पढ़ाया जाता है. तो आप लोग कुछ नया कीजिए, वही सर झुका के लिखते, कुछ ढूंढिए इसको कि वेयर इज द फैक्ट. फैक्ट मतलब है कि, और वो फैक्ट आराम से जो हमारा ट्रेड होता था, उस ट्रेड में वाइन का जो क्वांटिटी थी वो काफी कम थी उस समय. चोल के, भाई रोमन एम्पायर से भी हमारा ट्रेड होता था. तो ये फैक्ट जो है वो कहाँ से आता है, और इस फैक्ट को हम उसके बाद जितनी भी हिंदी मूवी जाती है, आशीष राज आपने ध्यान दिया है ना कि बस दिखाते हैं कि राजपूत क्या कर रहे थे. वो आशीष है कि नहीं यहाँ पे? यस सर. हाँ, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इस पे सोचने की जरूरत है कि अचानक मतलब राजपूत, मराठास और हिंदूज जितने भी जो सोल्जर्स हैं, वो क्या मतलब उनको ड्रिंकिंग कैपेसिटी ने उससे अधिक, तो हम देखते हैं कि अगर जो ठंडा एरिया वहाँ के लोग ड्रिंक कर रहे थे. हाँ, तो ये मिथ क्यों फैलाया जा रहा है? आइडिया नहीं. हाँ, नहीं तो आइडिया, गेट एन आइडिया. हाँ, गेट एन आइडिया. ठीक है ना. तो कभी इस पे इसको आइडिया लीजिए कि उस समय ट्रेड क्या था. आप उस समय का 8th to 12th सेंचुरी में ट्रेड देखिए, वाइन कितना इंडिया में कंज्यूम किया जाता था, आपको रिजल्ट आ जाएगा. अर्चना, गेटिंग ए पॉइंट? यस सर. ये हसन निजामी, हबीब निजामी भी ना अपने मतलब लाइक बुक में वहां पे इसको अपोज करते, लाइक इसके सपोर्ट में नहीं है. यस, गो अहेड. Yes, sir. So the next historian is Romila Thapar, and she says that there was a sharp difference between the attitudes of the Turks and Rajputs in regards to our victory in wars. ठीक है. So Turks का क्या था कि उनके लिए कुछ भी चलेगा to gain victory. So like any means possible for विक्ट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं. सीक्रेट कंस्पायरेसी, सीक्रेट मर्डर एंड कुछ मतलब कैसे भी करके बस जीतना है. एंड राजपूत्स वर उनके लिए कहीं ना कहीं वो इमोरलिटी का काम था, सीक्रेट कंस्पायरेसी और सीक्रेट मर्डर. सो एक जो उनमें जैसे हम बोलते हैं ना कि काफी प्राइड था. सो इसीलिए ना उनके लिए ये सारी चीजें इमोरल थी. एंड रोमिला थापर इस चीज को पॉइंट करते हुए बोलती है दैट ये एटीट्यूड जो था ना राजपूत का, ये कहीं ना कहीं उनके लॉस में होगा, क्योंकि हमने उस टाइम का वॉर नहीं देखा. तो मे बी टर्क्स ने कुछ ऐसे सीक्रेट कंस्पायरेसीज अपनाए थे जिससे कि ना राजपूत स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद दे लॉस्ट. नेक्स्ट हिस्टोरियन इज डॉक्टर निजामी. सो यहाँ पे एक इनका जो पॉइंट है दैट इज आई थिंक द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. तो इससे आप या तो कहीं बीच में लिख सकते हैं या लास्ट में, बट दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो. सो ही सेज दैट द सोशल सिस्टम एंड द invidious caste distinctions in the Indian society, that was the thing that made the military organization of the Indian society weak. ठीक है. The caste taboos and discriminations killed all sense of unity, social or political.
सो इंडिया में जो भी कास्ट में डिवीजन हो गया था ना उस टाइम में, जो छूट अछूत का जो प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस हम फेस कर सकते हैं ये टर्क के साथ वॉर में. सो हियर ही सेज दैट और एक और चीज ये थी ना दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक यूनिटी नहीं थी कहीं पर भी, सोशली या पॉलिटिकली. तो इसकी वजह से जो भी इंडियन पीपल थे ना, रूलर्स तो अलग हो गए और जो सोल्जर्स हो गए वो भी अलग हो गए, बट जो सिटीजन्स थे दे ऑल्सो दे डिड नॉट हैड एनी पेट्रियोटिक सेंस. एंड यहाँ पे ना लाइक हसन निजामी अपने बुक में क्लियरली बताते हैं दैट thus for the bulk of the Indian people there was hardly anything which could evoke patriotic response in them when face to face with the Ghurid invader. They watched with sullen indifference the fate of the Indian governing classes. The towns consequently fell like ripe fruits. Only the forts put up some resistance, but Tiled became helpless when the enemy controlled the countryside. जब कंट्री साइड पे अटैक होगा तो ऑफकोर्स फोर्स आप कहीं पर भी पुट करो, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट. नेक्स्ट, ये कास्ट सिस्टम जो होता था ना, ये मिलिट्री एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा कम कर देता था. व्हाई? बिकॉज छूट अछूट का जो प्रॉब्लम था ना वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था. एंड डिविजन ऑफ लेबर इसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. मतलब द पर्सन हु इज फाइटिंग, दैट सेम पर्सन हैज टू फेच द वाटर. सो one person has to perform all sorts of work in the army. And recruitment भी जो था ना, recruitment was also confined to particular tribes or caste. जो मतलब all the fighters and soldiers they were mostly Rajputs, okay. And कुछ tribes और caste तक ही recruitment like expand उन्होंने किया था, और बहुत सारे जो general मतलब लोग थे ना उन्हें exclude कर दिया था ये like fight जो army थी उससे, मिलिट्री ट्रेनिंग से, ओके. डॉक्टर निजामी और बोलते हैं लाइक सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड आर्ट ऑफ वॉर. इससे भी वो बताते हैं कि ये भी एक रीजन हो सकता है. एंड दिस इज सपोर्टेड बाय A.L. श्रीवास्तव, हिस्टोरियन A.L. श्रीवास्तव, ठीक है. ये यहाँ पे ये बोलते हैं कि इंडियन आर्मीज हैड नॉट केप्ट देमसेल्व्स अब्रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट हैड टेकन प्लेस इन द आर्ट ऑफ वॉरफेयर इन सेंट्रल एशिया. क्योंकि सेंट्रल एशिया में काफी ज्यादा वॉर्स होते थे. दैट वाज लाइक उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ मॉडर्नाइज करते रहना चाहिए. और इंडिया में भी वॉर थे, बहुत सारे थे, बट वो मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया आर्ट ऑफ वॉरफेयर में, ठीक है. एंड मोबिलिटी हम देखते हैं कि जो मोबिलिटी थी ना वो टर्किश आर्मी की ज्यादा बेटर थी. लाइक एज ऑफ द हॉर्सेस, ये पर्टिकुलर लाइन हबीब निजामी में हमें देखने को मिलता है कि एज ऑफ द हॉर्सेस वो वहां बोलते हैं. एंड कैवेलरी का काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था टर्किश कॉन्क्वेस्ट में, ठीक है. इंडियन मिलिट्री स्ट्रैटेजी में क्या था, दे गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू वेट देन टू मोबिलिटी. मतलब आर्मीज जो थी दैट वाज हेडेड बाय एलिफेंट्स एंड काफी बड़े बड़े एकदम ट्रैप्स थे, लाइक ह्यूज ट्रैप्स, ठीक है. तो उसको आप उतना लेके तो जा रहे हो, बट उससे लाइक अपने किले या दुर्ग से लेके जाने, वहां तक लेके जाने तक, बैटलफील्ड तक लेके जाने तक वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था. सो यही था कि यहाँ पे मोबिलिटी वो नहीं थी जितना टर्क से पास थे. Here two main important points we have to, though this question is not coming in your paper, okay, but the age of the horses, one point, and the second, the weight, then to mobility. You use a modern student from Samlal Evening College, they use these kind of terminologies. Not the particular terminologies like elephants and horses. So आप इस तरह के terminologies को use कीजिए, और how you like modernize your writing, आप इस तरह के terminologies को use कीजिए, और आपकी सारी चीजें कल और आज के presentation में it's a big difference. अर्चना, आपको कैसा लग रहा है? सर भाई मैंने काफी रिसर्च की फिर इस टॉपिक के रिलेटेड, तो फिर मुझे और काफी मिला. एक दिन में इतना रिसर्च हो जाता है, तो अगर आप एक महीना करें रिसर्च तो बहुत मजा आ जाएगा. आप लोग नई किताब लिख देंगे. ट्राई करेंगे जब टाइम मिलेगा. तो टाइम तो मिलने से होता है ना. आप लोग कोई पढ़ना नहीं चाहता है बस, हाँ ठीक है ना. एक दिन में कल से रात में बैठ के 10 घंटे देखिए कितना अच्छा बना लिया. इतना अच्छा तो आज तक किसी ने प्रेजेंट नहीं किया है. गो हेड. सो स्टॉप. आरसी एंड डॉक्टर सतीश चंद्रा, ठीक है.
अब इसके बाद और भी है कुछ इसमें? नो सर, बस यही दो लोग। चलिए, तो दैट्स ऑल, गो अहेड विथ योर मेन प्रेजेंटेशन। ओके सर। एंड वेरी गुड। ओके, सो लाइक लास्ट मैंने खत्म किया था बलबन की मतलब कॉन्सोलिडेशन मेजर्स में, जिसमें मैंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, स्पाई सिस्टम एंड देन सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट्स उसने कैसे किया था ये बताया था, और फिर कैंसिलेशन ऑफ ग्रांट्स। सो फिर मेरा बच गया था मंगोल इन्वेजन एंड उसके बाद का। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। सो बलबन के टाइम ना मंगोल इन्वेजन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, ठीक है। एंड ये बलबन के लिए सबसे बड़ा एंजाइटी का प्रॉब्लम था, क्योंकि मंगोल इन्वेजन की वजह से आई थिंक वो कहीं ना कहीं सिर्फ कॉन्सोलिडेशन तक रुक गया एंड एक्सपेंशन नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे बलबन ने क्या पॉलिसी अपनाई, दैट वाज अ पॉलिसी ऑफ रेजिस्टेंस। पूरे दिल्ली सल्तनत में ना 3 ही पॉलिसीज अपनाई गई है मंगोल्स के खिलाफ, दैट इज पॉलिसी ऑफ अलूफनेस, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एंड देन द लास्ट पॉलिसी वाज पॉलिसी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मंगोल इन्वेजन का कोई भी क्वेश्चन आता तो ये सबसे पहले लिखना होगा, दैट पॉलिसी ऑफ अलूफनेस, अपीजमेंट एंड देन द लास्ट वन इज रेजिस्टेंस। कैन यू एक्सप्लेन अलूफनेस, रेजिस्टेंस? अलूफनेस मतलब आप छोड़ दीजिए, आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। अपीजमेंट मतलब हुआ कि आप डिप्लोमेसी, हाँ डिप्लोमेसी, आप किसी तरह से उनको पैसा वैसा देके और आप ग्रांट देके आप उनको डाइवर्ट कर दीजिए। और रेसिस्टेंस आप जानते हैं, दैट मीन्स द लाइक 1-to-1 कन्फाइनमेंट, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो अलगाव की नीति, एलुफनेस, यानी कि मंगोल के अगेंस्ट हमने अलगाव की नीति को फॉलो किया, यानी कि छोड़ दो, आने दो, अटैक करने दो, वो जो सीमा पे लोग हैं ना वो देख लेंगे। दूसरा है तुष्टीकरण, एपीजमेंट पॉलिसी। एपीजमेंट का मतलब क्या है कि समहाउ आपको क्या चाहिए, आपको हॉर्सेज चाहिए, सॉरी आपको एलिफेंट चाहिए, बुलियन चाहिए, आपको जो चाहिए आप लीजिए और चले जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। और असिस्टेंट का मतलब होता है कि आपको 1-to-1 फाइट, कि हम आपको रोकेंगे, आपको प्रभावी रूप से आपको वहां पे कंट्रोल करेंगे। तो ये पूरी मंगोल पॉलिसी यही 3 एस्पेक्ट पे, तो जो लोग मंगोल पॉलिसी को बोल रहे हैं काइंडली रेक्टिफाई दिस। ओके अर्चना? ओके, तो सब जैसे सर ने बोला कि अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड था रूलर्स के हिसाब से, एंड बलबन ने रेजिस्टेंस की पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। बलबन रिमेन इन दिल्ली एंड उसने ना अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया मेनली इन कीपिंग अवे द मंगोल्स एटलीस्ट फ्रॉम द बीच, क्योंकि इस टाइम ना मंगोल्स का बहुत ज्यादा इंकर्जन हो रहा था, दैट इज वाई, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नी बोलता है लाइक ये हमें ना यहाँ पे बलबन की कंसोलिडेशन पॉलिसी एकदम क्लियरली ये चीज रहती है। तो जहां पर भी अगर आप बलबन के बारे में लिख रहे हो ना कंसोलिडेशन पॉलिसी का, तो ये लाइन जरूर याद करना, इसे रट्टा मार लो पूरा एकदम। सो यहाँ पे बर्नी बोलते हैं that when the 2 nobles Tamar Khan and Adil Khan suggested the conquest of Malwa and Gujarat and advised him to pursue an expansionist policy, Balban replied, when the Mongols had occupied all lands of Islam, devastated Lahore and made it a point to invade our country once in every year, if I move out of the capital, the Mongols are sure to avail themselves of the opportunity by sacking Delhi and ravaging the Doab. Making peace and consolidating our power in our own kingdom is far better than invading foreign territories while our own kingdom is insecure. तो ये बलबन की कंसोलिडेशन पॉलिसी एकदम क्लियर है। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करके कंसोलिडेशन पॉलिसी भी लिख सकते हो। आप लोग अपने लाइफ में भी यही पॉलिसी को फॉलो करेंगे अर्चना, सिर्फ लिखने से नहीं होता है। Yes sir, definitely. Okay, go ahead. So the next is बलबन force and diplomacy यूज करता है अगेंस्ट द मंगोल्स, ठीक है। सबसे पहला वो क्या करता है, स्ट्रेंथन हिज लाइन ऑफ डिफेंस। सो वो फोर्ट्स बनाता है, सबसे पहले बनाता है भटिंडा, सुनाम एंड समाना पे, ठीक है। यहाँ पे फोर्ट्स बनाता है सो दैट इन रीइंफोर्स एंड कीप द मंगोल्स इन चेक, ठीक है। एंड देन ही ऑक्यूपाइज मुल्तान एंड उच्च,
but his forces remained under heavy Mongol pressure in Punjab, क्योंकि पंजाब जो था ना वो सेंट्रल एशिया के काफी नजदीक था, दैट इज वाई वहां पे मंगोल का ज्यादा आता था. सो एवरी ईयर लाइक हर साल जो बलबन का बेटा था प्रिंस मोहम्मद, वो क्या करता था, ही लेड एक्सपेडिशन अगेंस्ट द मंगोल्स. ये होती है रेजिस्टेंस की पॉलिसी, एवरी ईयर लेड एक्सपेडिशंस अगेंस्ट द मंगोल्स. ठीक है. एंड ये कहीं ना कहीं बलबन की वजह से ही ये था ना कि अलाउद्दीन को अपने टाइम में बहुत कम लाइक हम मंगोल का मतलब उसे प्रॉब्लम हुई थी मंगोल्स के रिलेटेड. ठीक है. फॉलोइंग हिज डेथ, और फिर बलबन की डेथ के बाद जो जितना भी वो फोर्स और ये सब बना था ना, ये मतलब कहीं बिखरा नहीं था. ठीक है. इट वाज डिवाइडेड बिटवीन द टू सन्स ऑफ बलबन, मोहम्मद खान एंड बुगरा खान. सो ये बलबन की मतलब मैंने यहाँ पे पूरा इसे बताया कि उसका कंसोलिडेशन क्या था पॉलिसी में. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग किंगशिप थ्योरी, आयरन ब्लड पॉलिसी, कैंसलेशन ऑफ ग्रांट्स, रिज्यूम्ड इक्ता एंड दुआब, subjugation of Tughril Khan, court regalia, monarchical despotism, consolidation as de facto ruler, reorganization of army, and then diplomatic plus strict Mongol policy, suppression of the Mewatis, and then constructing forts plus appointing Afghan soldiers over there. 1 minute. देखिए, जहाँ भी आप लोग ये जो आप चार्ट देख रहे होंगे, थोड़ा अपने स्क्रीन को बड़ा कीजिए, क्योंकि कल मैं मोबाइल में देख रहा था तो पूरा नहीं दिख रहा था. नहीं, आप नहीं, डोंट डू. आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर्स. जहाँ भी आपको स्किप करना है अपने कंटेंट को लेके, आपको लगता है कि कंटेंट इज गोइंग टू हेवी politically और otherwise, kindly sure you make some charts anywhere from your 12th examination to UPSC examination. If you want to skip something, kindly make these kind of charts and you skip very easily. आप क्योंकि अब हिस्ट्री लिखना का मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं होता है. ओके, सो वेरी गुड अर्चना, क्या बढ़िया आपने बनाया है. गो अहेड. ओके, सो इसके बाद बलबन की यहीं पे मैं खत्म करती हूँ एक्सपेंशन कंसोलिडेशन. नेक्स्ट इज अलाउद्दीन खिलजी. So Alauddin Khilji, he was a very unpopular among his subjects. ठीक है, because वो जो उसका मेन बेनिफैक्टर रहता ना एंड उसका फादर इन लॉ, तो उसे वो उसका लाइक किल कर देता. दैट इज व्हाई अलाउद्दीन बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहता है. ठीक है. और उसका लाइक इतना एम्बिशियस रहता है, उसे कहते हैं हम सिकंदर सैनी का वो टाइटल अपना लाइक अडॉप्ट करता है. सो इसकी वजह से ना मतलब इसमें सबसे ज्यादा हम अलाउद्दीन के टाइम एक्सपेंशन देखते हैं. कंसोलिडेशन भी है ऑफ कोर्स, बट एक्सपेंशन काफी ज्यादा है. सो उस टाइम प्रॉब्लम्स क्या हो रहे थे. ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहा था वो. सबसे पहले ही वॉज अनपॉपुलर अमंग हिज सब्जेक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट अरकाली खान, जो लाइक जिसे वो मार के आता है ना, तो उसका जो बेटा रहता है अरकाली खान, वो इंडिपेंडेंट रूलर रहता है पंजाब, मुल्तान एंड सिंध का. तो ये जो एरिया रहता है ना, ये उसके पास रहता है, और यहाँ से ना वो कभी भी लाइक थ्रेटन कर सकता है अलाउद्दीन को. ठीक है. देन दे वर रिबेलियंस, बहुत सारे रिबेलियंस थे अलाउद्दीन के टाइम में. सबसे पहले दोआब एंड अवध, दे वर रिबेलियंस बाय द फ्यूडेटरी चीफ्स. ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, खोखार्स, जो नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब का एरिया जो था, वहां से खोखार्स का रिबेलियन था. ठीक है. मंगोल्स वेर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पेनिट्रेट, दो उतना ज्यादा नहीं था जितना बलबन के टाइम था, बट इसमें ना काफी ज्यादा मतलब 3 टाइम, आई थिंक 3 से 4 टाइम पेनिट्रेशन इस बार मंगोल्स ने किया था. सो उसके बाद फिर जो डिस्टेंट प्रोविंसेस थे ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट कर चुके थे. ठीक है. राजपूत रूलर्स यहाँ पे इस टाइम पे काफी पावरफुल आ गए थे. मालवा, बुंदेलखंड और राजस्थान ने तो खुद को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर दिया था. ठीक है. एंड देन गुजरात और जो पूरा साउथ का एरिया था ना, वहां पे मुस्लिम इन्फ्लुएंस नहीं था. सो अलाउद्दीन के सामने काफी सारे प्रॉब्लम्स थी. सो कैसे उसने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया. सबसे पहले जब वो आया था ना, सो देयर वाज मेनी रिबेलियन की, मतलब वो जब सुल्तान बना उसी टाइम, सो उसने अपने सुल्तान के पोजीशन को पहले कंसोलिडेट कैसे किया, इस बारे में जानते हैं. सो ही टुक सीवियर मेजर्स अगेंस्ट द फैमिली ऑफ द लेट सुल्तान. ठीक है. सो दैट दे शुड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल एम्बिशंस. मतलब जितने भी लेट सुल्तान की जो फैमिली मेंबर्स थे ना, उनके साथ काफी सीवियर मेजर्स लिए, कितना कि उन्हें मतलब पूरा लाइक
सल्तनत जो थी उसकी मतलब वहां से पूरा भगा दिया, लाइक जो मतलब काफी सीरियस मेजर्स उसने लिए थे। द नेक्स्ट उसने जो अपने फॉलोअर्स थे उसकी लॉयल्टी को लाइक ही बॉट देयर लॉयल्टी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड ऑफिसेस एंड ऑनर्स टू देम। इसके बाद इसके फॉलोअर्स में हम देखते हैं उलुग खान, अलाब खान, जफार खान एंड नुसरत खान, ठीक है, ये इसके फॉलोअर्स आते हैं। सो ये क्या करता है, टाइटल्स जो रहते हैं या हायर पोस्ट या फिर सैलरी में इंक्रीज कर देता है और वैसे ही करके ना लोगों की लॉयल्टी खरीदने की कोशिश करता है, ठीक है। जो a large invading army of the मंगोल्स के खिलाफ वो कैसे कंसोलिडेशन करता है। A large invading army of the Mongols was defeated on the bank of the सतलज। उसके बाद एलिमिनेट कर देता है जो पुराने नोबल्स रहते हैं ना, उन्हें एलिमिनेट कर देता है ताकि खुद का पोजीशन वो सिक्योर कर सके। उसके बाद यहाँ पे वो देखो पता चलता है अलाउद्दीन वाज एन इंपेरियलिस्ट और वो अपने आप में ना सिकंदर सानी का टाइटल अज्यूम करता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब उसका तो इतना प्रॉब्लम था कि लाइक एम था कि मैं पूरी वर्ल्ड को कॉन्कर करूं जस्ट लाइक अलेक्जेंडर, बट यहाँ पे उसे कोतवाल अला उल मुल्क द कोतवाल ऑफ दिल्ली एंड अंकल ऑफ हिस्टोरियन बर्नी, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बर्नी का अंकल यहाँ पे उससे लाइक एडवाइस करता है दैट डू नॉट कॉन्कर ऑल ऑफ लाइक द वर्ल्ड बट स्टार्ट बाय कॉन्करिंग अनसब्ड्यूड हिंदू प्रिंसेस ऑफ द नॉर्थन इंडिया and the independent Hindu states outside the frontiers of the Delhi Sultanate, and to secure the northwestern frontiers of India by resisting Mongol invasions. तो आई थिंक इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है कि लाइक जो इंडिया इतना ज्यादा वो मतलब एक्सपैंड करता है अपनी टेरिटरी, वो कहीं ना कहीं कोतवाल अला उल मुल्क की वजह से हो पाता है। सो हम देखते हैं कि जब ये तुगलक ममलुक डायनेस्टी, जब ये ममलुक डायनेस्टी डिक्लाइन करता है बलबन के बाद, एंड उसके बाद फिर जब ये खिलजी डायनेस्टी आती है ना, तो काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। मतलब बलबन का इतना था कि वो गॉड, खुद को लाइक गॉड के पोजीशन में ऑलमोस्ट मानता था। सो यहाँ पे पूरा मेजर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के टाइम में। पावर एक्सट्रैक्टेड इन किंगशिप थ्योरी नॉट फ्रॉम गॉड, मतलब गॉड से नहीं बल्कि एक प्रोसेस होता है सुल्तान बनने का, दैट इज सोल्जर वॉर मिनिस्टर एंड देन सुल्तान। तो ये इसका एक पॉलिसी था, ठीक है। एंड ये भी ये मानता था कि अगर रूलरशिप है देन देयर इज नो नीड टू कनेक्ट विद एनी रिलीजन एंड अल्लाह और खलीफा के सामने मतलब झुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ये कहीं पर भी ना हाई कास्ट और लो कास्ट में डिफरेंशिएट नहीं करता था जैसे बलबन करता था, ठीक है। एंड अपने आर्मी में काफी सारे अफ्रीकन्स को रखता था। सो लाइक ये भी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं अफ्रीकन्स का, लाइक हिस्ट्री जो हमारे इंडिया में है। सो यहाँ पे अलाउद्दीन, मलिक काफूर, ये जनरल्स रहते हैं इसके। सो ये आर्मी में मतलब अफ्रीकन्स को काफी रखता था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक मैप दिया बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी का अगर आप एक्सपेंशन पढ़ने जाओगे ना देन इट्स वेरी वास्ट एंड कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक मैप बना दिया टाइमलाइन के थ्रू। सो सबसे पहले वो ना कंसोलिडेट करने जाता है वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया को। तो लाइक 1299 में वो गुजरात में कैप्चर करने जाता है जिसका कैपिटल अनिलवाड़ा रहता है। वहां पे वो उलुग खान और नुसरत खान को भेजता है। सो दिस वाज द फर्स्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन बाय हिम एंड ये क्यों करता है बिकॉज ही वाज अट्रैक्टेड टू द वेल्थ ऑफ गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट 1305 में मालवा, ठीक है, जिसका कैपिटल मांडू रहता है। एंड वो वहां पे लाइक कॉन्कर करने के बाद गवर्नर दे देता है एमुल मलिक को, जो एमुल मलिक बाद में और उज्जैन, धार और चंदेरी को भी कैप्चर करता है, ठीक है। 1309 में वो जलौर की तरफ जाता है और सिवाना जिसे वो 1305 में वो कैप्चर करता है, जहाँ पे वो गवर्नर फिर कमालुद्दीन गुर्ग को छोड़ के आता है। फिर नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया इतना वो कर देता है। उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में कैप्चर करने आता है। सो यहाँ पे सबसे पहले वो मुल्तान की तरफ जाता है, ठीक है, जहाँ पे ही एलिमिनेट्स अरकाली खान, मतलब जो लेट रूलर का जो सन रहता है ना अरकाली खान, जो लाइक वहां पे मैंने बताया था पंजाब तरफ लाइक नॉर्थ वेस्ट में उसका कंट्रोल रहता है, उससे वो एलिमिनेट कर देता है। एंड ये एक्सपेंशन से ज्यादा इट वाज मोर ऑफ अ लाइक कंसोलिडेशन पॉलिसी का पार्ट रहता है ये चीज, ठीक है। यहाँ पे वो उलुग खान और जफार खान जो दो उसके जनरल्स रहते हैं इन्हें भेजता है इसे एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट 1300 में वो रणथंबोर को कैप्चर कर लेता है और ये सीज ना 6 महीने लास्ट करती है। और यहाँ पे उलुग खान को वो भेजता है कैप्चर करने के लिए। रणथंबोर में हम लाइक एक हमें एग्जाम्पल मिलता है उसका जौहर का, ओके, जौहर का यहाँ पे हमें एग्जाम्पल मिलता है।
1303 में वो चित्तौड़ को कॉन्कर करता है, मतलब कॉन्कर करने से ज्यादा उसका जो रूलर होता है वो डर के मारे खुद ही सरेंडर कर देता है, ठीक है। यहाँ पे वो गवर्नर बना देता है खिज्र खान को। The next is Deccan expansion. North India. एक बार इसको फिर से एक बार सब लोगों को दिखा दीजिए। Yes sir. एक एक करके ईयर वाइज। Yes, 1299, then 1305, then 1309, and then मुल्तान को वो बीच में कैप्चर करते हैं, then 1300 and last 1303. Very good. Okay, so the next is the Deccan expansion, ठीक है। डेक्कन एक्सपेंशन वो मेनली दो रीजन से करता है, ठीक है। फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली सुल्तान ऑफ दीज रीजन्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो साउथ का एरिया था ना वहाँ मुस्लिम इन्फ्लुएंस 0 था, तो इसीलिए वहाँ पे एक फॉर्मल रिकॉग्निशन हो जाए दिल्ली सुल्तान का, ठीक है। एंड देन अमासिंग अ मैक्सिमम वेल्थ एट द मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ, मतलब मेन जो एम था ना डेक्कन एक्सपेंशन का वो था कैसे भी करके वहाँ का जो वेल्थ है ना डेक्कन, बिकॉज साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स वेल्थ, तो वहाँ का जो वेल्थ है वो हम किसी तरह से कंसोलिडेट कर ले, उसके लिए डेक्कन एक्सपेंशन मेनली किया गया था। तो सबसे पहले ही अटैक्स देवगिरी, ठीक है। देवगिरी काफी फेमस है अगर हम अटैक्स में देखें तो। सबसे पहले ही अटैक्स देवगिरी, ठीक है। मतलब सुल्तान बनने से पहले ही वो देवगिरी पे अटैक करता है इन 1296 व्हेन अलाउद्दीन वाज द गवर्नर ऑफ करा, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो 1306-7 में जब वो सुल्तान बन जाता है तो वो फिर से अटैक करता है देवगिरी पे। तो यानी देवगिरी पे 2 बार अटैक होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि जो वहां का रूलर रहता है ना राय रामचंद्र देव, सो वो वहां से भाग जाता है एंड देन उसके बाद फिर उसे वो कैप्चर करके अलाउद्दीन खिलजी उसे कैप्चर करके एंड देन उसे वहां पे उसके थ्रोन पे वापस से रिस्टोर कर देता है इन द एक्सचेंज ऑफ एनुअल ट्रिब्यूट। सो मेन हम देखते हैं कि जो पूरा डेक्कन एक्सपेंशन होता है ना वो मेनली मलिक कफूर के अंदर होता है, ठीक है। ही वाज द मेन लीडर ऑफ द डेक्कन एक्विजिशन एंड उसके अंदर में 2 लोग और रहते हैं, एमुल मुल्क मुल्तानी एंड अल्प खान, ठीक है। ये 3 लोग, बट मेनली मलिक कफूर रहता है पूरा डेक्कन एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। एंड ये डेक्कन एक्सपेंशन जैसे मैंने बताया नॉट ऑफ एनेक्सेशन बट अमासिंग वेल्थ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को भी कहीं ना कहीं पता था कि अगर आप डेक्कन को एनेक्स करने जाओगे ना तो देन वो कभी नहीं हो सकता, बिकॉज दिल्ली से काफी दूर था, ठीक है। तो उसका मेन मोटिव इसलिए था कि वहां से जितना वेल्थ है ना वो मैं किसी तरह ले लूं। सो वो स्टार्ट करता है जनवरी 1310 में, ठीक है। वारंगल पे मतलब अटैक करता है, ठीक है। फरवरी 1310 में उसका फोर्ट को अटैक करता है, वारंगल का फोर्ट पे अटैक करता है एंड वहां से उसे मिलते हैं 20,000 हॉर्सेस, 100 एलिफेंट्स एंड इनॉर्मस स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स लेडेन ऑन 1000 कैमल्स, ठीक है। नेक्स्ट अक्टूबर 1303 पे वो सिरपुर पे अटैक करता है। उसके बाद फरवरी 1311 में वो द्वार समुद्र, ठीक है, द्वार समुद्र पे अटैक करता है। दिस वाज ये हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट अटैक था इसका डेक्कन में, ठीक है, द्वार समुद्र का अटैक। एंड वहां पे मलिक कफूर अटैक करता है। फिर द्वार समुद्र को कैप्चर करने के बाद मलिक कफूर थोड़ा और आगे बढ़ता है मबार पे, ठीक है। यहाँ से मार्च करते हुए वो लास्ट में मदुरा पहुंचता है, ठीक है। मदुरा का रूलर वही भाग जाता है डर के मारे एंड वहां से वो मलिक कफूर को मिलता है 512 एलिफेंट्स, 5000 हॉर्सेस एंड 500 मंस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। सो लाइक यहाँ पे मतलब सबसे पहला अटैक हो गया देवगिरी पे 2 बार अटैक 1296, 1306। अब 1 मिनट, जिन लोगों को ये साउथ मैंने दिया है शायद हेमंत को दिया है, तो फील प्रेशर हेमंत। नो सर, ये अच्छी बात है, मेरे को और भी पता चल गया। यस, तो अच्छी बात है। तो first of all, this is a very interesting thing about the South. What is point, Hemant? Yes, और ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो आप अगर एग्जामिनेशन में भी चाहोगे तो ड्रॉ चार्ट्स लाइक दिस एंड write down more impact. Okay, apart from discussing कौन क्या हुआ, write about impact, because history impact assessment.
अर्चना, आपके पीछे बच्चे बहुत शरारती हैं नहीं? सर मैं कुछ कर नहीं सकी सर, वो बाहर में। नहीं तो उनको ना टॉफी दे दिया कीजिए। सर नोट करूंगी इस बात को। हाँ, टॉफी दे के ना बोले कि बच्चे 30 मिनट बस, आप लोग 30 मिनट्स दो और ये टॉफी ले लो, ठीक है ना? ओके, बट वंडरफुल, astonished really, and the two presentation gives everyone like a little bit pressure that they will also present in this manner. Very good, go ahead Archana. Okay sir, so the next was consolidation against Mongol, ठीक है? तो यहाँ पे जफार खान जो रहता है ना, ये सबसे पहले जो जनरल रहता है अलाउद्दीन का, ठीक है, वो जाता है मंगोल को चैलेंज करने के लिए, ठीक है, और वो 3 बार मतलब 1296, 1297 एंड इन 1299 ये तीनों बार यहाँ पे मतलब मंगोल को हरा देता है, ठीक है। एंड मंगोल का और 2 बार अटैक होता है, 1303 में अटैक होता है जिसमें तरगी खान इस अटैक को लीड करता है। एंड देन इन 1306 एंड 7 ताइबू इकबाल और कब का मतलब वो अटैक करते हैं यहाँ पे। तो इसके खिलाफ अलाउद्दीन क्या करता है, सबसे पहले वो अपना जो हेड क्वार्टर्स रहता है ना वो सिरी में शिफ्ट कर देता है, न्यूली बिल्ड सिटी फोर्ट ऑफ सिरी। उसके बाद ओल्ड फोर्ट्स को रिपेयर करता है एंड देन न्यू फोर्ट्स और कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फोर्ट्स। Then he experienced officers and well-equipped soldiers को अपॉइंट करता है to garrison all these forts, ठीक है। एंड आर्मी को भी वो रीऑर्गेनाइज करता है और एनलिस्टमेंट मतलब और आर्मी के लिए एनलिस्टमेंट्स निकालता है, ठीक है। इतना कि अलाउद्दीन एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करता है, ठीक है। उस स्टैंडिंग आर्मी का लाइक यहाँ पे 4,75,000 पर्सनल्स रहते हैं उस स्टैंडिंग आर्मी में, 4,75,000। सो और ये जो सोल्जर्स रहते थे ना, दे वर केप्ट सैटिस्फाइड, मतलब उनका सैलरी से लेके उनका सारा जो जरूरत था उसको पूरा करता था। एंड इसी चीज के लिए बस ये इसी स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो जो अपना मार्केट पॉलिसी है उस चीज को लेकर आता है, ठीक है। और प्राइस को कमोडिटीज का जो प्राइस रहता है उसे फिक्स करता है। एंड देन गवर्नमेंट की जो ग्रेनरीज रहती है ये भी मतलब पूरा मार्केट पॉलिसी जो वो अपनाता है वो इसी चीज के लिए, ताकि आर्मी को मेंटेन कर सके, स्टैंडिंग आर्मी को। नेक्स्ट अदर कंसोलिडेशन पॉलिसी में उसकी थी मार्केट रेगुलेशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ द नोबिलिटी, फिस्कल एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड देन प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। ओके, सो इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ इसे। सप्रेशन ऑफ द नोबिलिटी, इसका मेन चीज जो हम बोल सकते हैं जब्ती, दैट इज कॉन्फिस्केशन ऑफ ऑल द लाइक जो भी नोबिलिटीज के पास जो भी रहता है ना लाइक करप्शन से, मतलब जब्ती मेन चीज, कॉन्फिस्केशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम जो रहता है नोबल्स का काफी ज्यादा रिवोल्ट्स होते रहता था, ठीक है। एंड यहाँ पे बर्नी जो है इसका मतलब बताता है कि क्यों वो रिवोल्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 रीजंस बताता है। Ignorance of the Sultan regarding the acts of the subject, drinking parties of the nobles, sense of unity amongst the nobles, and then the wealth of people. So इसके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी क्या रिफॉर्म्स लेकर आता है। सबसे पहले nobles were ordered to refrain from visiting one another or holding drink parties, ठीक है। They were prohibited from contracting marriages, marriages के अगेंस्ट वो बोलता है, no drinking parties, no intermarriage among the nobles, ठीक है। On the death of a noble, his property lapsed the crown, मतलब नोबल के मरने के बाद जो उसका प्रॉपर्टी होता था वो वापस से क्राउन के पास आ जाता था, ठीक है। एंड स्पाई सिस्टम, ऑल द नोबल्स वर केप्ट अंडर अ क्लोज एंड स्ट्रिक्ट सर्विलेंस, एक स्पाई सिस्टम के अंदर उन्हें रखता था। एंड यहाँ पे जियादुन बर्नी बोलता है, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द स्पाइस द आमिर्स एंड द मलिक्स dared not speak aloud with each other in their private lodges and express themselves only through gestures, ठीक है। एंड देन द नोबल्स वर आस्क्ड टू हैंड ओवर देयर जागीर्स, एंड देन गोल्ड, ये लास्ट था कि गोल्ड वाज मोस्टली टेकन बैक एंड सम पीपल, ओनली सम पीपल वाज अलाउड टू लाइक कीप इट। एंड यहाँ पे हमें सबसे पहला एग्जांपल दिखता है डीमोनेटाइजेशन का, एक एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है। सो ये हो सकता है कंसोलिडेशन, लाइक जैसे मैंने बताया ना पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, ये हो सकता है उस चीज का एग्जांपल। The next, fiscal and revenue reforms, ठीक है। He ordered that all states had Ashna, so I think it's a 56 of 59.
सर बाकी 2 मैप्स है बस लास्ट में। ठीक है ना, नहीं तो और ना इवनिंग में जब हम मिलेंगे, आज लंबी क्लास होगी और 8:30 to 10 o'clock एवरीबॉडी रेडी, गो एंड स्टडी ऑल द पीपीटीज। जितने भी पीपीटीज अर्चना ने बनाए हैं अर्चना फिनिश करेगी एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन एंड द टाइम इज 8:30 to 10 o'clock. So we have to finish because on Monday we are having a very good presentation by, I think so, दूसरा राज, आयुष राज का है, तो I'm not taking her credit from him. So 8:30 will meet. आप लोग डिनर कर लीजिएगा and I don't know at what time we are going to finish. So get dinner and recharge your phone and be enthusiastic. We are going to, and we don't have any match in World Cup T20 also, Manvi. Okay? Yes, sir. So get ready, fasten your belt at 8:30. Go and study whole the idea. That means the last, because this is the excellent presentation about the whole whole Delhi Sultanate. I think so. As a senior, Saurabh, what's your credentials? What's your view? हाँ सर, इट वाज मतलब सर काफी अच्छा था। मैप्स भी हैं सर, आई थिंक लास्ट में वही मैप्स मिसिंग लग रहे थे सर शुरू से, तो आई थिंक वो भी अर्चना ने सर ऐड किया है लास्ट में। हाँ, और एक चीज अर्चना, अभी स्टिल यू गो एंड वर्क, एक चीज और लास्ट में आप एक चार्ट से बता देंगे कि एक्सपेंशन के कुछ पॉइंट्स, कंसोलिडेशन के कुछ पॉइंट्स, मेरी बात आप समझ रहे हैं, और एक पूरा सिर्फ पॉइंट वाइज इसको लिख देंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल कंसोलिडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। तो इसको या सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक को, पॉलिटिकल और पॉलिटिकल को एक जगह रखिए एंड सोशल एंड इकोनॉमिक को एक जगह रखिए। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? यस सर, यस सर। तो एक लास्ट में जब हमारा चार्ट आ जाएगा ना कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, तो एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ठीक है ना, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्सपेंशन एंड अनदर इज इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो अभी थोड़ा वर्क इस पे कीजिए, वेल डन। मतलब इतना बढ़िया सारा खुद से बनाया है? यस सर, यस सर। मतलब वो चार्ट्स जो बनाया है सर, चार्ट्स, हाँ सर, मैप्स खाली मैंने नेट से लिया, बाकी चार्ट्स तो खुद ही से बनाया है। तो फायदा हो रहा है, आप एडिटर हैं जेसीसी की, तो उसका फायदा मुझे दिख रहा है। हाँ सर, है फायदा है ना, फायदा। चलिए, वेरी गुड। और तो हम लोग मिलते हैं 8:30 आफ्टर ब्रेक, आफ्टर डिनर करके, और पूरे अभी वीडियो अभी मैं भेजूंगा तुरंत। ये दोनों वीडियो को देखना है, और वीडियो कहाँ पे रहेगा ये आप लोगों को मैं ग्रुप में नहीं डाल पा रहा हूँ। क्यों?